हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे एंड जबरदस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमारा 10th क्लास चैप्टर 2 अम्ल क्षार वाला स्टार्ट हो चुका है और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग अम्ल का परिचय भी कर चुके हैं। तो आइए आज जो हम लोग लेक्चर 2 लेकर आए हैं ये हमारे भस्म के लिए है। आज का हम लोग आपका सिलेबस देख लेते हैं कि इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि भस्म क्या होता है, भस्म का उदाहरण भी देखेंगे, ठीक है। भस्म और क्षार जो होते हैं क्या होते हैं और भस्म के प्रकार क्या होते हैं। भस्म बोले तो क्षार, भस्म के जलीय विलयन को ही हम लोग क्षार भी कहते हैं, ठीक है। तो क्षार क्या होते हैं, क्षार के प्रकार देखेंगे, प्रबल क्षार भी होते हैं, दुर्बल क्षार भी होते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। फिर उदासीनीकरण के छोटा सा टॉपिक आपके बुक में है, उदासीनीकरण क्या है तो उसके भी हम लोग देख लेंगे उदासीनीकरण क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग पदार्थों में अम्लों की उपस्थिति भी देखेंगे कि हमारे आसपास में कुछ कोई ऐसे कौन कौन से पदार्थ है जिनमें अम्ल पाई जाती है, और अम्लों के नाम भी देखेंगे कि जिस टमाटर में ऑक्जेलिक पाया जाता है, इमली में टार्टरिक पाया जाता है। तो ये सारे अम्लों का एक लिस्ट भी देखेंगे कि कौन से पदार्थ में कौन सी अम्ल पाई जाती है। फिर उसके बाद हम लोग रंजक और सूचक के बारे में जानेंगे कि रंजक क्या होता है, सूचक क्या होता है। सूचक का मतलब जो हमें मतलब कि रंग परिवर्तन के द्वारा हमें ये पता मतलब हमें बता सके कि ये कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, यानी कि जो हमें रंग और क्या बोल रंग परिवर्तन के द्वारा अम्ल और क्षार में विभेद करे या हमें पहचानने में मदद करे। लिटमस का नाम आपने सुना ही होगा। तो ऐसे ही सूचक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सूचक और भी बहुत टाइप के होते हैं, प्राकृतिक सूचक भी होते हैं जैसे कि हल्दी हो गया, आपका पत्ता गोभी हो गया, आपका चुकंदर हो गया, ठीक है, और आपका रासायनिक भी होते हैं जो लिटमस हो गया, ऐसा कुछ। तो ये सभी हम लोग देखने वाले हैं, सूचक और सूचक द्वारा अम्ल क्षार की पहचान प्रयोग द्वारा भी करके देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक जो है भस्म क्या है, ठीक है, भस्म क्या है, क्षार क्या है। तो इजली जो परिभाषा आपका आता है निकल के कि जो स्वाद में कड़वा लगता है, ठीक है, उसको हम लिख देते हैं, ठीक है, कि हम लोग इस सिलेबस को जस्ट यहाँ पर लिखते चलेंगे। भस्म क्या है, तो भस्म में लिखेंगे हम लोग जो स्वाद में कड़वा लगता है, ऐसा पदार्थ जो स्वाद में कैसा लगे, कड़वा। जैसे कि अम्ल होता है ना, स्वाद में खट्टा लगता है, तो ये हमें कड़वा लगेगा, ठीक है, स्वाद में कड़वा। जैसे करेली में भी आपका क्षार पाया जाता है तभी वो कड़वा लगता है। तो जो स्वाद में कड़वा लगता है, जिसका स्वाद कड़वा होता है, कड़वा लगे, या जो स्वाद में कड़वा होता है, कैसा होता है आपका, कड़वा होता है, वही आपका भस्म कहलाता है। ये आपका इजली परिभाषा हो गया। लेकिन आरहेनियस एक वैज्ञानिक है, ठीक है, आरहेनियस एक पॉइंट बना लीजिए। आरहेनियस के अनुसार, आरहेनियस कौन है आपके, एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इक्वेशन के द्वारा समझाया है कि क्षार क्या होती है। इनकी परिभाषा केमिकल मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में है। इन्होंने कहा है कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH माइनस, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, प्रदान करे, वही आपका क्षार होता है। उन्होंने क्या बोला कि वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर, जल में या जल से अभिक्रिया करके, ठीक है, जो जल में घुलकर या जल से अभिक्रिया करके भी बोल सकते हैं, घुलकर OH माइनस आयन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, आयन प्रदान करे, क्या करे भाई, आयन प्रदान करे, प्रदान करे, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, क्षार कहते हैं। आयन प्रदान करे क्या कहते हैं भाई, उसे हम लोग क्षार कहते हैं। ये आपके आरहेनियस साहब कहते हैं, ठीक है। तो भाई कौन ऐसा है जो कि जल में घुलकर OH आयन प्रदान करे, तो इसके पहचानने के भी, क्षार पहचानने के भी बहुत इजली तरह पॉइंट है आपकी। जैसे कि आपका NaOH, इसमें OH लगा हुआ है, जिसमें OH लगा होगा वही तो जल में जाकर OH माइनस को त्याग करेगा ना। जैसे NaOH हो गया आपका, KOH हो गया आपका, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस हो गया आपका। तो ये सब क्या होते हैं, क्षार होते हैं, क्योंकि ये जल में जैसे ही जल में जाएंगे OH में बदल जाएंगे। देख लीजिए कैसे, जहाँ मान लीजिए इसका हम जल से भी क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, जल में जाने के बाद ये आपके दो आयन में टूट जाएगा, Na प्लस और OH माइनस, ये भी दो भागों में टूट जाएगा, H प्लस OH माइनस। यहाँ से क्या होगा आपका, मतलब ये जल में जैसे ही टूटेगा, कहाँ जाएगा आपका, जल में जैसे ही टूटेगा दो भागों में टूट जाएगा, इसका Na का प्लस OH का माइनस, मतलब कि Na प्लस और OH माइनस। ये आपका दिख रहा है OH माइनस। OH माइनस बनना ही क्षार की पहचान होती है, ओके। और अम्ल की पहचान क्या थी, H प्लस बनना, ठीक है। KOH में भी क्या देख रहे हैं हम, इसको जैसे ही जल में डाला जाएगा ये भी टूट जाएगा, K का प्लस और OH का माइनस, इसका ऐसे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, K प्लस OH माइनस। OH माइनस बनना क्या होता है आपका, क्षार। जो जल में घुलकर OH प्रदान करता है वही आपका क्षार होता है। ये भी आपका जल में घुलकर OH प्रदान कर रहा है, मतलब कि NaOH क्या है, क्षार है। ये भी आपका जल में घुलकर OH प्रदान कर रहा है, ये आपका क्या है, क्षार है। MgOH को भी जल में डाल देते हैं, जब इसको भी जल में डालेंगे तो क्या मिलेगा आपका, Mg प्लस प्लस और OH का 2OH का माइनस मिल जाएगा हमें, मतलब ये भी क्षार है, ठीक है।
और जैसे कि मान लीजिए अब HCl करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपका H प्लस में मिलेगा और Cl माइनस में मिलेगा। क्या आपको इसमें OH दिखाई दे रहा है? कहीं भी OH माइनस दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना, मतलब कि आपका क्षार नहीं है। ये आपका क्षार क्या है? नहीं है। ये क्षार नहीं है तो क्या है? तो ये आपका अम्ल है। ये अम्ल क्यों है? क्योंकि अम्ल के लिए साफ साफ आर्हेनियस ने कहा था कि जो H प्लस प्रदान करे वही आपका क्या होता है? अम्ल होता है। तो आर्हेनियस ने कहा H प्लस के लिए अम्ल का पहचान और OH के लिए आपका क्षार का पहचान। ठीक है, तो आप ऐसे ही पहचान सकते हैं जिसमें OH लगा होगा लास्ट में वही आपका क्षार होता है, तभी तो OH वाला निकल जाएगा पार्ट, तो बोलेंगे OH माइनस प्रदान कर रहा है। तो आया समझ में आपका आर्हेनियस के अनुसार OH का परिभाषा यानी कि क्षार की परिभाषा, और भस्म का परिभाषा तो आपको पता ही था, जो स्वाद में कड़वा लगे वही आपका क्या होता है? भस्म होता है। और भस्म के जलीय विलयन को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। यहाँ भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि भस्म के जलीय विलयन को क्षार कहते हैं। भस्म के जलीय विलयन, हाँ जी, यहाँ देखिए ये आपने क्या किया, ये भस्म था इसके जल में घोल दिया, तो ये आपको जो दिख रहा है ना वो अब क्षार है। ठीक है, यहाँ पे नोट पॉइंट आप बना सकते हैं, यहीं पे यहाँ पे नोट में डाल सकते हो या स्टेटमेंट डाल सकते हो कि भस्म के जलीय विलयन को, जब ये जलीय विलयन में आ जाता है, ठीक, जब इसको जल में आप घोल देते हो तो आप क्या बोलेंगे? क्षार है, क्योंकि OH में टूट गया होगा ना, OH में टूटना ही क्या होता है? आपका क्षार होता है। तो भस्म के जलीय विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया भस्म क्या है? भस्म क्या है? क्लियर हो गया। भस्म क्या है? भस्म जो स्वाद में कड़वा लगता है। आर्हेनियस ने कहा कि वैसे भस्म जो जल में घुल के OH माइनस प्रदान करते हैं क्षार कहलाते हैं। तो ये सब आपके क्या है? क्षार के उदाहरण हैं, क्योंकि इनको जल में डालते हैं ये OH में टूट जाते हैं। और भस्म के जलीय विलयन को ही, मतलब कि जल में घुला हुआ जो अवस्था में पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, यानी कि क्षार के प्रकार देखते हैं, क्षार के कितने प्रकार होते हैं। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, या ये पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम साफ कर देते हैं। अब आते हैं प्रकार पे, भस्म के प्रकार। ठीक है, क्लियर है ना? आगे बढ़ जाते हैं हम। तो प्रकार देख लेते हैं। क्षार दो प्रकार के होते हैं। क्षार कितने प्रकार होते हैं आपके? दो प्रकार के होते हैं। जैसे अम्ल थे ना दो प्रकार के, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, उसी प्रकार से अब देख लीजिए क्षार के प्रकार। क्षार के प्रकार, तो क्षार जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला आपका है प्रबल क्षार। प्रबल क्षार बोले तो स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग का मतलब S और बेस का मतलब B, इसको शॉर्ट में हम लोग SBB बोलते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, प्रबल क्षार क्या होते हैं? ठीक है, तो इसका आपका जाएगा परिभाषा कि वैसे क्षार जो जल में पूरी तरह OH माइनस में बदल जाते हैं या आसानी से OH माइनस में टूट जाते हैं उसे प्रबल क्षार कहते हैं। ओके, लिख देते हैं परिभाषा भी कि वैसे क्षार जो जल में पूरी तरह या पूर्ण रूप से आसानी से OH माइनस दे देते हैं, OH माइनस देते हैं या OH माइनस में टूट जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रबल क्षार कहलाते हैं। तो उदाहरण भी लिख लेती हूँ, ऐसे कौन कौन से हैं जो जल में आसानी से टूट जाएंगे, पूरी टूट जाएंगे। तो भाई कुछ छोटा ही होगा ना, छोटा चीज क्या होता है आपका? जल्दी टूट जाता है। कोई भारी चीज क्या होता है? धीरे धीरे टूटता है या खंडों में टूटता है। ठीक है, तो वैसे क्षार जो जल में पूरी तरह आसानी से OH में टूट जाते हैं। तो आपका उदाहरण में आ जाएगा, KOH, NaOH, MgOH का होल ट्वाइस और आपका CaOH का होल ट्वाइस। ये सब क्या होते हैं? प्रबल क्षार होते हैं, क्योंकि इनका आप रिएक्शन देखोगे, हम देखा भी चुके हैं। इनका जैसे आपका जलीय विलयन में करोगे, जल में घोलोगे, आपका आसानी से K प्लस में और OH माइनस में टूट जाए। कितना आसानी से? K अलग हो गया, OH माइनस अलग हो गया। क्या इससे भी छोटा कुछ हो सकता है? नहीं ना, एकदम पूरी तरह से। पूरी का मतलब होता है प्लस वाले अलग हो गए और माइनस वाले अलग हो गए, आयन में टूट गया, पूरी तरह भी हो गया और आसानी से भी टूट गया। कोई बड़ा बड़ा समूह नहीं है, एकदम दो भागों में आसानी से हो गया। उसी को क्या बोलते हैं? प्रबल है, स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH को भी तोड़ देंगे तो क्या बनेगा बताइए? तो आपका देखोगे आप Na प्लस बन जा रहा है और OH क्या बन जा रहा है? माइनस बन जा रहा है। उसी प्रकार से MgOH के होल ट्वाइस क्या बन जाएगा बताइए? आपका देखोगे Mg प्लस प्लस, ठीक है, दो है ना, तो दो चार्ज लगेगा और आपने 2OH का माइनस। इसी प्रकार से आपने CaOH का भी निकालोगे। ठीक है,
CaOH का होल ट्वाइस भी देख लो। इसमें क्या हो जाएगा, Ca में 2 चार्ज प्लस का और 2OH माइनस। क्या दिक्कत है आपका, टूटा तो सही, क्योंकि कैल्शियम में 2 चार्ज होते ही हैं और 2 OH है तो दोनों OH क्या हो गए, अलग हो गए। तो आपने एक बार में तोड़ दिया, पूरी तरह से तोड़ दिया। तो ये सब क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब बहुत प्रबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है ये सब। ठीक है, जल में घुलते हैं, रोज देते हैं तो क्षार है, लेकिन इतनी आसानी से देते हैं ना, पूरी तरह दे देते हैं, मतलब प्रबल क्षार है। तो जो आसानी से पूरी तरह अलग हो जाए वो प्रबल है। ठीक है, और जो धीरे धीरे छोटे छोटे खंडों में टूटता हो उसको क्या बोलते हैं, वो दुर्बल है, वीक है, बेचारा जल में जल्दी घुल नहीं रहा, बहुत दुबला पतला है ना, कमजोर है ना, जल्दी काम नहीं कर रहा है। ये सब क्या है, कमजोर, मतलब स्ट्रॉन्ग है, जल में जाती पूरी तरह क्लास हो जाती, टूट जाती, सब क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो हमने क्या देखा, प्रबल क्षार के बारे में देखा। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग वीक क्षार देखने वाले हैं, मतलब कि दुर्बल क्षार देखने वाले। ओके, तो इसको हम साफ कर देते हैं। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, वीक क्षार। एक बार देखते हैं कैमरे में सब नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ ओके, सब सही है। तो आते हैं हम लोग, ठीक है, वीक क्षार देख लेते हैं ना, वीक क्षार। अब आपको पता ही चल गया होगा वीक के बारे में। ठीक है, वीक क्षार देख लेते हैं। कमजोर क्षार को बोलते हैं हम लोग दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार को वीक बोलेंगे, वीक बेस, यानी कि WB बोलेंगे, वीक बेस। ठीक है, कमजोर क्षार। तो परिभाषा आपको आइडिया लग गया होगा ना कैसे होगा। तो वैसे क्षार जो जल में, हम इसलिए लिख रहे थे कि आप नोट्स अगर बना रहे हो तो आपका नोट्स भी तैयार होते चला जाएगा। वैसे क्षार जो जल में आंशिक रूप से, आंशिक समझ में आता है आपको, आधा बोलते, पूरा पूरा नहीं, आंशिक रूप से, तनी मनी, इसको भाषा में बोलते तनी मनी टूटना। ठीक है, आंशिक रूप से आयनों में टूटते हैं, यानी कि प्लस वाले और माइनस वाले ना, आंशिक रूप से आयनों में टूटते हैं, आयनों में OH माइनस प्रदान करते हैं। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NH4OH। ठीक है ना, आंशिक रूप से आपके आयनों में टूटते हैं। ठीक है, आयनों में टूटते हैं और OH माइनस प्रदान करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ओके, उसको नाम देते हैं, ये आपका है। चलिए पहले इसको तोड़ते हैं। NH4OH को जैसे ही आप जल में घोलोगे, इसमें क्या होगा, NH4 प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। अब देखिए NH4 भी एक आपका अमोनियम का समूह है, इसमें भी N और 1 4 यानी 5 परमाणु अभी भी ज्वाइंट है। तो क्या पूरी तरह से टूटा है, नहीं ना, ये आंशिक रूप से टूटा। अभी इसको और तोड़ेंगे तो ये और टूटेगा। तो जो जल में घुल के आंशिक रूप से टूटते हो ना, पूरी से परमाणु में नहीं टूट जाते हैं ना, तो वही आपके दुर्बल होते हैं। अगर पूरी तरह से टूट जाता तो प्रबल होता, आंशिक रूप से टूट रहा है इसलिए क्या है आपका, दुर्बल हो गया। इसको कहते हैं, देखिए NH4 को बोलते हैं अमोनियम। क्या बोलते हैं, अमोनियम। अमोनिया NH3 को बोलते हैं, लेकिन NH4 को क्या बोलते हैं, अमोनियम। और OH का ना लगा देना आपको, हाइड्रोक्साइड लगा देना है। क्या लगा देना, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ये है। उसके बाद से दूसरा तोड़ लेंगे हम, NaHCO3 को तोड़ लेंगे। ठीक है, जल में डाल दिए। आपका किस में टूटेगा, ये आपका टूटेगा किस में टूटेगा, आपका टूटेगा Na, ये आपका OH में टूट जाएगा, एक CO3 माइनस, ये आपका टूटता, OH में भी टूटता है। ठीक है, OH में टूटेगा CO2, OH माइनस, और एक आपका CO2 टाइप का टूट जाएगा, गैसीय रूप में टूट जाएगा ये, यानी Na प्लस OH माइनस। तो ये आपका खंडित में टूट रहा है। अभी भी देखिए CO2 में आपका बहुत भारी समूह दिख रहा होगा। ठीक है, NaHCO3 यानी H2O, Na प्लस OH। तो ये भी आपका क्या है, दुर्बल, जिसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। 3 स्टेप का नाम इसका होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। ये हालांकि खतरनाक नहीं होता, इसको आप खा भी सकते हो। ये पेट की अम्लीयता को दूर करते हैं। पेट में देखिए क्षार और अम्ल से क्या होता है, आपका उदासीनीकरण होता है। आप पढ़ेंगे हम लोग अभी उदासीनीकरण क्या होता है, तो देखेंगे कि अम्ल में अगर क्षार डाल दिया जाए तो वहां पे क्या होता है, उदासीन हो जाता है। उसकी जो स्वाद होता है ना, तो क्षार रहता है ना, अम्ल का रहता है, वो उदासीन हो जाता है। अगर जैसे से मान लीजिए हमारे आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत भयंकर अम्ल है, जो कि तेजाब भी कहते हैं, वो अम्ल हम लोग पेट में, मतलब हमारे पेट में है। कभी बाई चांस अगर उसकी अम्लीयता ज्यादा हो गया तो पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है, तो उसके लिए आपका एंटासिड दवा आता है। एंटासिड का मतलब वो क्षार ही होता है, उसको बोलते हैं MgOH का होल ट्वाइस। असल में वो आपका MgOH का होल ट्वाइस रहता है, इसको बोलते हैं एंटासिड बोलते हैं। इसको खाने से
ये क्षार है और उसकी अम्ल को शांत कर देगा। जब अम्ल को शांत कर देगा यानी अम्ल में क्षार चले जाने से क्या बन गया आपका उदासीनीकरण हो गया। ठीक है, उसमें हम देखेंगे ये दोनों आपका बहुत अच्छा होता है ना, एंटासिड होता है, ये दोनों आपका कोई खराबी नहीं करता है। ठीक है, और बाकी तो आपके बहुत खतरनाक भी होते हैं, केओएच जो होते हैं ना बहुत तीव्र मतलब होते हैं, मैं क्या बताना उन लोग का। ठीक है, तो इसको हम साफ कर लेते हैं, आप लोग देख लेना इसको। ठीक है, ओके, सब ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बता दीजिए तो आगे हम ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए इसको साफ कर देते हैं। अब आते हैं उदासीनीकरण के बारे में। पहले क्षार के बारे में क्वालिटी बताते हैं, कौन क्षार कैसे होते हैं। ओके, क्षार में बता देते हैं कौन क्षार कैसे होते हैं। देखिए अन्य क्षार की प्रकृति, चलिए क्षार की प्रकृति देख लेते हैं। क्षार की प्रकृति कैसे कैसी होती है। ठीक है, क्षार की प्रकृति देखिए KOH जो है आपका और आपका NaOH हो गया, ये जो होते हैं ना तीव्र नाशक होते हैं, तीव्र नाशक, और ये आपकी स्किन को भी जला सकते हैं, चमड़े को भी जला सकते हैं, ऐसे क्षार होते हैं। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं आपके चमड़े को भी जला सकते हैं, चमड़े को भी जला सकते हैं। उसी प्रकार से आपका जो क्षार होता है एंटासिड के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है आपका Mg, इसका एक और जामा होता है आपका BaOH का होल ट्वाइस, एक और होता है MgOH का होल ट्वाइस, और अभी हम क्या बताएं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो होते हैं आपके एंटासिड होते हैं। एंटासिड किसे कहते हैं, जो एसिड को कम करे, जो एसिड के प्रभाव को कम कर दे, उसको उदासीन कर दे, उसको बोलते हैं एंटासिड कहते हैं। ये आपके ऐसे क्षार होते हैं। ठीक है, ये आपके बहुत ज्यादा प्रभाव आपको नहीं दिखाते हैं। ओके, विषैले में आपके जो होते हैं, विषैले में ये जो होते चमड़ी, ये विषैला हो गया ना। विषैले में देखिए कौन कौन होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, और आपका होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस। ये जो होते हैं ना बहुत विषैले होते हैं। कैसे होते हैं भाई, बहुत विषैले होते हैं, विषैले क्षार है। ये कैसे आपका क्षार है, विषैले क्षार है। ठीक है, ये आपके विषैले नहीं है, आप इसको ले सकते हो क्योंकि आपके एंटासिड होते हैं, यानी कि ये अम्लीयता दूर करते हैं। क्या दूर करते हैं, आपके अम्लीयता को दूर करते हैं, अम्लीयता को दूर करते हैं, अम्लीयता को दूर करते हैं। आपको कौन MgOH का होल ट्वाइस, NaH का NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसे क्षार भी होते हैं जो आपके लिए बहुत खतरनाक होते हैं जो। ठीक है, ये दोनों कैसे बहुत खतरनाक है और ये दोनों क्या है आपके लिए हितकारी भी है, मतलब अच्छा भी आपके लिए करते हैं। तो ये आपके हो गया क्षार की प्रकृति भी हो गया। अब आते हैं हम उदासीनीकरण क्या है, तो ये भी आपको बता भी सकते हैं। उदासीनीकरण का टॉपिक ये होता है कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो वहां पे एक लवण बनता है और जल बनता है। जल बनना मतलब उदासीन कर देना सारे माहौल को, उसी को बोलते हैं उदासीनीकरण। ठीक है, तो आते हैं हम उदासीनीकरण टॉपिक पे। उदासीनीकरण क्या होता है। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण जो कि 1 लेसन में भी है, रिएक्शन उदासीन रिएक्शन कैसी होती है, तो ये अम्ल क्षार के बीच की अभिक्रिया होती है। तो ये आपकी क्या होती है, जब आपका अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं, आपस में क्या करते हैं भाई अभिक्रिया कराते हैं, एक साथ मिलाएंगे तो उसमें रिएक्शन ही होगा ना। अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण बनेगा आपका, लवण एवं साथ में क्या बन जाएगा आपका जल बन जाएगा। लवण एवं क्या बन जाएगा आपका जल बन जाएगा। ठीक है, जल बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं उदासीनीकरण कहते हैं। इसी हम लोग क्या कहते हैं भाई उदासीनीकरण के नाम से जानते हैं। अब उदासीनीकरण आप जिस देख लो, एक सबसे प्रबल अम्ल लेते हैं HCl, ये प्रबल अम्ल है। प्रबल क्षार ले लेते हैं NaOH, क्या है आपका प्रबल क्षार है, ये आपका प्रबल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड, इससे समझ में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब प्रबल अम्ल, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है। तो इससे जो अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये आपका टूटेगा H+ में Cl- NaOH+ OH-। तो ये आपका प्लस प्लस रिएक्शन तो करेगा नहीं, इसका जो प्लस भाग दिख रहा है इसका नेगेटिव वाले से अभिक्रिया कर लेगा, और इसका देखिए ये प्लस बनेगा ये माइनस, ये प्लस बनेगा ये माइनस बनेगा। ठीक है, ये प्लस प्लस से रिएक्शन तो करेगा नहीं भाई, दूर भगाएगा, इसका प्लस इसके माइनस से आकर्षण कर लेगा और क्या बना लेगा H और OH क्या बना लेंगे बताइए, आपका H2O बना के नहीं बनाना, और इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्शन कर लेगा, इसका प्लस इसके माइनस से कर लेगा, क्या बन जाएगा आपका NaCl। इसको क्या बोलते हैं नमक, नमक हमारा साल्ट, साल्ट आने की आपका
लवण, लवण बना कि नहीं बनाना, और आपका साथ में क्या बन गया, जल भी बन गया। तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया संपन्न हो गया। ठीक है, छोटा सा टॉपिक आपके बुक में था उदासीनीकरण के बारे में, तो हम इसको लेकर आ गए उदासीनीकरण। ओके, ठीक है, आपको उदासीनीकरण का टॉपिक भी हो गया। और चलते हैं हम आगे के पड़ाव में, जिसमें आपको क्या दिखाना है कि पदार्थों में उपस्थित अम्ल। तो हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कुछ ऐसे आपके घर के आसपास में से, और बताएंगे कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल छुपा होता है और वो खट्टा क्यों लगता है, क्योंकि इसमें अम्ल होता है। तो कौन सा अम्ल होता है, तो उसको देखते हैं भाई, कौन सा अम्ल होता है। ओके, तो हम देखते हैं भाई कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है। तो एक लिस्ट बनाते हैं हम लोग, एक लिस्ट बना लेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे पदार्थ और यहाँ लिखेंगे उपस्थित अम्ल, उपस्थित अम्ल कि पदार्थ में कौन सा अम्ल उपस्थित है। जैसे आपको पता ही होगा कि आपको संतरा खट्टा लगता है ना, कोई मीठा लगता है, संतरा खट्टा लगता है। और नींबू का रस का तो कहना ही नहीं है, नींबू का रस आपको कैसा लगता है ना, नींबू का रस, संतरा और नींबू का रस तो कैसा लगता है, खट्टा लगता है। जब वो खट्टा है तो अम्ल होगा क्या, नहीं होगा, होगा ना। तो कौन सा अम्ल होता है, तो उसमें जो होता है संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल होता है, शायद टाटरिक होता है, तो हम ये भूल गया कौन सा अम्ल होता है, मुझे देखना पड़ेगा। सेम मतलब मौलिक होता है आपका, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, सिट हम भूल गए थे कि संतरा और नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। ओके, सिट्रिक अम्ल होता है, इसीलिए बहुत खट्टा होता है। और पता है इसका पीएच में हम लोग आगे पढ़ेंगे, पीएच स्केल के बारे में अगले लेक्चर, इस लेक्चर में तो नहीं डालें, पीएच के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर 3 में हम लोग तो बताएंगे आपको कि पीएच स्केल में जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, इसका 2.5 या 4 के आसपास होता है, बहुत खट्टा होता है। ठीक है, और आपका दूसरा टॉपिक में जैसे मान लीजिए आपका सेब, सेब में भी बहुत कोई खट्टा सेब लगता है, हरा तो एकदम खट्टा लगता है, तो सेब में भी खट्टापन होता है। इसमें पता है कौन सा अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। उसी प्रकार से आपका इमली हो जाएगा, इमली तो कहना ही नहीं भाई, चटपटी मुंह पानी आ गया होगा। तो इमली में भी आपका पाया जाता है टाटरिक, टाटरिक पाया जाता है, आपका टाटरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर भी खट्टा लगता है, ठीक है, टमाटर भी तो खट्टा लगता है, तो टमाटर में आपका पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या पाया जाता है आपका, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका चाय जो होता है ना, चाय में भी आपका, आप लोगों को चाय खट्टा कहाँ लगता है, ठीक है, जब पत्तियां होती है खट्टापन थोड़ा होती है, तो चाय जो होता है ना, संशोधन करके हमारे पास आया हुआ है, तो चाय का स्वाद खट्टा ही होता है, चीनी डाल के पीते हैं तो मीठा लगता है। तो चाय जो होता है उसमें कौन सा पाया जाता है, आपका टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, टैनिक अम्ल, है ना भाई, पिया कीजिए, इसमें टॉनिक है, टैनिक अम्ल मिलता है। छठवां आपका हो जाएगा आपका नाम, आपका अमाशय का रस भी होता है, इसको गैस्ट्रिक कहते हैं या आपका जठर रस कहते हैं। ठीक है, अमाशय का रस बोलिए या जठा रस कहिए, जठा रस के नाम से जानते हैं, गैस्ट्रिक कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, अमाशय का रस। इसमें सबसे खतरनाक पाया जाता है अम्ल जो बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसलिए क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये इतना खतरनाक हो, इसको आम भाषा में बोला जाए तो तेजाब अगर बोल रहे हैं तो तेजाब का सूत्र आपका HCl ही होता है। ये आपके पता है, अगर हाथ में यहाँ पर रख दिया जाए, ये आर पार करके निकल जाएगी, इसको पूरे गला के निकल जाएगी पूरा, इतने ज्यादा पावरफुल है ये, पूरी तरह से जला देगी बॉडी को। जहाँ पड़ जाए ना, जैसे कि एक एसिड अटैक करते हैं लोग, बहुत लोग ऐसा शिकार भी हो जाता है कि आपका किसी पे एसिड हमला कर जाता है तेजाब के द्वारा, तो उसका चेहरा पूरा तरह से जल जाता है, खराब हो जाता है, इतने खतरनाक होता है। पता है कहाँ होता है, हमारे अमाशय में होता है। सोचिए कि अमाशय में इतना खतरनाक तेजाब पेट में हम लोग लेकर घूम रहे हैं, तो क्या पेट नहीं जल जाएगा। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहाँ से निकलता है तो उसमें एक ऐसा लेयर बनाया गया है कि उसको कोई क्षति ही नहीं पहुंचाती है, अमाशय की आंतरिक लेयर को HCl का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका जो 7वां टॉपिक है आपका होगा, जैसे कि एक चींटी का डंक होता है, चींटी का अगर काट देती है ना, में सूजन हो जाता है, यहाँ से आपका हिपैरिन और आपका साइटोकाइनिन का एक स्राव होता है जिससे कि सूजन हो जाती है। एलर्जी में भी आपका ऐसा होता है। चींटी हो गया, मधुमक्खी का डंक हो गया, ठीक है, या आपका बिच्छू का डंक हो गया। ठीक है, चींटी, मधुमक्खी का डंक पूछे, या आपका यहाँ तक बिच्छू का भी पूछे अगर, तो आपका बिच्छू का डंक, तीनों में आपका क्या पाया जाता है, तीनों में आपका पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। क्या पाया जाता है आपका, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फिर आपका एक अचार होता है, अचार में आपका क्या पाया जाता है बताइए,
अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका बोलिए, अचार बोलिए, ठीक है, अचार बोलिए या सिरका। सिरका में, सिरका गन्ने के रस से बनाया जाता है, ठीक है। सिरका जो होता है गन्ने का रस, जो पहला दिन ताजा पियोगे तो मीठा लगेगा, लेकिन उसको 1 महीने तक छोड़ दिया जाएगा ना, इसी मतलब साफ बर्तन में उसको पलटते पलटते पहले लोग बनाते थे सिरका, ठीक है। इस यहाँ पर इसमें क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। पहले के जो ग्रामीण लोग थे, मतलब हमारे दादा जमाने के, दादा परदादा जमाने के, उन लोगों का ज़्यादा हॉस्पिटल या दवाई की सुविधा ना होने के कारण हम लोग घर पे सिरका बनाते थे। ये आपका दवा की तरह काम करता था, ठीक है। कोई भी आपका शरीर में थोड़ी बहुत पीड़ा हारने के लिए ये आपका सिरका का उपयोग करते थे। थोड़ी सी हल्का, बहुत ज़्यादा एसिडिक अम्ल था ना, बहुत मतलब कि कड़वा खट्टा लगता था, लोग पी नहीं पाते थे, तो पानी में 1 ढक्कन डाल के और 1 गिलास पानी में पी लो, तो वो आपके अंदर की सारी थोड़ा सा दर्द को नाश देता था। तो ये हमारे कुछ पदार्थ है, और पदार्थ क्योंकि खट्टे लगने वाले हैं और उनमें खट्टे हैं तो कुछ ना कुछ तो अम्ल होगा ही। उसी प्रकार से एक छूट गया आपका दही। दही में क्या होता है आपका, लैक्टिक अम्ल होता है। 9 पॉइंट लिख लीजिए, दही। दही में क्या होता है आपका, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि हालांकि वो बैक्टीरिया के कारण आपका वो खट्टा लगता है। लैक्टोबैसिलस नाम का उसमें बैक्टीरिया आ जाता है, जिस कारण दही का स्वाद खट्टा हो जाता है, तो बोलते हैं उसमें लैक्टिक अम्ल। उस बैक्टीरिया से जो अम्ल निकलता है वो कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। ज्ञानी रहे आप लोग, वो फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, जिसमें पदार्थ और अम्ल की उपस्थिति हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग रंजक या सूचक के बारे में, कि रंजक या सूचक क्या है, उसकी पहचान करने के लिए भी बता देंगे। ओके, क्लियर है आपको ये वाला। ये लिस्ट बहुत मायने रखते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको याद करना पड़ेगा भाई, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा भाई, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, करते हैं ना इमली खाते हैं, टट टाइप कुछ करते हैं, यानी कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई, मौलिक अम्ल पाया जाता है। एकदम कहना ही नहीं है, सेब तो एकदम भाई खाओ, मखमल मलमल की तरह थोड़ा गाल हो जाएगा, सेब खाओ ना, मौलिक अम्ल पाया जाता है। चाय पियो भाई, टॉनिक आ जाएगा शरीर में, टैनिक आ जाएगा, ठीक है। अमाशय ग्रंथ में HCl तो होता ही है भाई। चींटी, डंक, बिच्छू में क्या पाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जैसे स्किन को फाड़ नहीं डाले भाई, जब कोई चींटी काट देती है तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अचार, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक यानी कि वो अपनी अम्लीयता ज्यादा पाई जाती है, और दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाई जाती है, तो वो पता ही नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग रंजक की ओर चलते हैं, रंजक और सूचक देखते हैं क्या। ओके, तो इसको साफ कर देते हैं। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट या आपका पॉज करके भी उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग चलते हैं रंजक, और रंजक क्या होता है और उसको देखते हैं, रंजक पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो रंजक और सूचक में बताते हैं ये क्या होते हैं। रंजक तो डाई भी कहते हैं, ठीक है। वैसे पदार्थ जो जिनका जलीय विलयन रंगीन हो जाए, ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोले तो कैसे हो जाए भाई, रंगीन कलर दे दे, रंग छोड़ दे, उसको क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। जैसे अगर हल्दी का पाउडर डालते हैं तो भाई पीले रंग का हो जाता है ना, ऐसे हो गया। तो अगर चुकंदर को धोइए, जल में डालिए, चुकंदर का पानी से, पानी भी क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। पत्ता को, लाल पत्ता का भी धोइए, लाल साग धोइए, है ना। वही हम लोग हरा साग धोते हैं तो क्या पानी हरा हो जाता है, नहीं ना। तो मतलब ये वाला, हाँ, एक वो जो साग होता है, पानी पत्ता हरा, पानी हरा हो जाता है, जो कि सरसों जो टाइप का साग होता है। तो रंजक क्या होते हैं आपके, वैसे पदार्थ है, वैसे पदार्थ जो जिनका जलीय विलयन रंगीन होता है, जिनका जो जलीय विलयन होता है, विलयन बनाते हैं ना, जलीय विलयन क्या होता है, रंगीन होता है, वो रंजक कहलाते हैं। रंगीन होता है, क्या कहलाते हैं आपके, रंजक कहलाते हैं, रंजक कहलाते हैं। और सूचक किसे कहते हैं, वैसे रंजक को, वैसे रंजक जो रंग परिवर्तन द्वारा, वैसे रंजक जो रंग परिवर्तन द्वारा अम्लीयता क्षारीयता का पहचान करते हैं। किसका, अम्लीयता क्षारीयता का बोध कराते हैं या ज्ञान कराते हैं। बोध कराना, बोध का मतलब हमें, मतलब पहचान करा देना कि अम्ल है और क्षार है। बोध कराते हैं या पहचान कराते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, सूचक कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। जैसे आपका क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल तो आप लोग पता ही होगा, लिटमस का नाम सुने होंगे आप लोग, लिटमस पत्र। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र, ठीक है, लिटमस पत्र।
ये आपका क्या है, एक सूचक होता है जिससे कि आप पता कर सकते हो कि अम्ल कौन सा विलयन में, जैसे 10 4 विलयन रख दिए और आप लिटमस पत्र जैसे डुबाओगे, अगर वो रेड कलर का हो गया, क्योंकि ये हल्के गुलाबी कलर का होता है, अम्ल में बुलाओगे तो कैसा हो जाएगा आपका, लाल हो जाएगा, समझना वो अम्ल है भाई, ये तो अम्ल का विलयन है। वही अम्ल वाले अगर क्षार में बुला दिया जाए तो वो लाल से नीला कलर का हो जाएगा, मतलब वो क्षार होगा। तो ऐसे कुछ सूचक है जिनको कलर से आप पता कर सकते हो कि ये अम्ल है कि क्षार है। लिटमस पत्र हो गया आपका, हल्दी भी एक सूचक ही होता है, प्राकृतिक चीज सूचक है ये, हल्दी हो गया, ठीक है, हल्दी होगा। चुकंदर भी आपका सूचक होता है, चुकंदर से भी हम जानकारी कर सकते हैं अम्ल क्षार की पहचान आपका हो गया। फिर आपका लाल पत्ता गोभी हो जाएगा। फिर आपका एक ये होता है फिनोल्फिन होता है, फिनोल्फिन होता है, ठीक है। और ये आपके क्या होते हैं, सूचक होते हैं, बहुत अच्छा सूचक होते हैं यहाँ पे। और एक होता है मेथिल ऑरेंज होता है, क्या होता है आपका, मेथिल ऑरेंज होता है, एक आपका मेथिल ऑरेंज ग्रुप में दिया हुआ है कि ये भी आपका क्या होते हैं, सूचक होते हैं ऑरेंज। तो ये सब के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा अम्लीय और क्षारीय। सूचक क्या होते हैं, जो रंग परिवर्तन के द्वारा अम्लीयता क्षारीयता का, ठीक है, अम्लीय और क्षारीयता का बोध कराते हैं, वही आपके क्या कराते हैं, सूचक कराते हैं। ओके, तो अब इस लिटमस पत्र में बता दिए हल्दी का जो कलर होता है कैसा होता है, पीला होता है, ठीक है। अम्ल में डालेंगे तो वो आपका जो होता है पीला ही रहेगा, लेकिन जैसे ही क्षार में डालेंगे ना तो कैसा हो जाएगा, वो रेड भूरापन हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल बताते हैं, कपड़े पे अगर हल्दी लग जाए या कोई खाना खाते हैं वो गिर जाए तो आप उसे साबुन से धोते हैं, जब आप साबुन से धोगे ना तो वहां पे आपका लाल या भूरानी की कत्थी जिसको अपने भाषा में बोलते हैं वैसा निशान हो जाएगा, दाग हो जाएगा, क्योंकि जो साबुन होता है आपका वो क्षार होता है। और जो आपने खाना में जो हल्दी था वो एक सूचक होता है ना, और वो क्षार के संपर्क में आते ही हल्दी का कलर कैसा हो जाता है, लाल या भूरा हो जाता है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जो साबुन है आपका कैसा है, क्षारीय है, ठीक है। तो जो हल्दी का कलर आपका लाल कर दे वो आपका क्षारीय होता है। चुकंदर के भी हम लोग देखेंगे। और फिनोल्फिन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, सूचक होते हैं जिनका रंग चेंज हो जाता है, तो जान जाते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। तो अब हम लोग सूचक की पहचान करना सीखेंगे, उसका लिस्ट बनाएंगे कि कैसे कलर चेंज होगा, तो वो आपका मतलब अम्ल में क्या चेंज होगा, क्षार में क्या चेंज होगा। ओके, तो आते हैं अपने टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक हमारा है सूचक द्वारा अम्ल क्षार की पहचान। ये आपका सूचक यहाँ रहेगा, रंग परिवर्तन करेंगे यहाँ अम्ल के लिए और यहाँ पे आपका क्षार के लिए। पहला सूचक आपका हो जाएगा लिटमस पत्र जो होता है अम्ल के लिए क्या सिंबल इसका है कि ये जो होगा नीला लिटमस को लाल कर देगा, तो ये आपका अम्ल की पहचान है। अगर कोई आप बीकर में बहुत सारे विलयन लिए हो और उसमें नीले वाले लिटमस को अगर डुबाओगे तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, तो मतलब वो विलयन कैसा है, अम्लीय विलयन है। और क्षार की क्या पहचान है आपका, वो लाल को नीला कर देगा, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, आपका नीला कर देगा, ये आपका क्षार का पहचान हो गया। तो ये आपका लिटमस पत्र क्या हो गया, सूचक हो गया, क्योंकि सूचक वही होते हैं जो रंग को चेंज करके अम्लीयता और क्षारीयता का बोध कराते हैं, वही आपका क्या होते हैं, सूचक होते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा हल्दी, क्या हो जाएगा आपका, हल्दी, ठीक है। हल्दी कैसा होता है आपका, पीला कलर का होता है, पता है ना। तो अम्ल के विलयन अगर हल्दी का कोई आपका एक पानी, मान लीजिए इसमें आपका हल्दी का पानी पीला कलर का, ठीक है, ये आपका हल्दी का क्या है, पानी है। आपने एक ऐसा पत्र डुबाया जो कि अम्ल से भिगोया हुआ था, अम्ल से क्या था, भिगोया था। जैसे ही आप हल्दी में डालोगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है, कोई कलर चेंज, इसमें क्या है, अम्ल है, ये क्या आपका हल्दी है, नो चेंज का मतलब होगा सेम टू सेम हल्दी के कलर का है आपका, ये पट्टी रहेगी, इसमें पट्टी पे ये पत्र पे आपका क्या है, पत्र है, कोई पत्र होगा या कागज है, इसमें अम्ल लगा हुआ है, जैसे इसमें हल्दी में डुबोए कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे हम लोग क्षार में डुबाएं, ठीक है, ये आपका क्या है, हल्दी का पानी है, ये आपका क्या है, हल्दी का पानी है, ये हल्दी है। और जो हम ये पत्र डुबा रहे हैं यहाँ पर क्या है, पत्र है, और ये पत्र में क्या लगा हुआ है, क्षार लगा हुआ है। जैसे आपने क्षार वाला पत्र को डुबाया, इसका जो कलर है कैसा हो गया, लाल या भूरा हो गया, कैसा कलर हो गया, लाल भूरा हो गया। तो आप पकड़ में आ जाएगा आपको कि ये जो है ना, ये जो क्षार से डूबा हुआ है तभी तो ये पत्र का कलर आपका लाल से भूरा होगा। ये वाले पत्ती का कलर, ये पत्र का कलर चेंज हुआ ही नहीं हल्दी में डाले तो हल्दी में डाले तो कोई चेंज नहीं हुआ, हल्दी में डालो तो ये लाल भूरा हो गया। तो जो लाल भूरा हो जाएगा वो आपका क्षार होगा, ठीक है। जो आपका सेम टू सेम छोड़ देना, नो चेंज हो, ना परिवर्तन ना करे,
यानी कि आपका पीला का पीला छोड़ देगा, पीला का पीला छोड़ देगा मतलब वो अम्ल होगा। और जो लाल भूरा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा आपका, लाल भूरा कलर का हो जाएगा, पत्ती कहते हैं, वो आपका क्षार होगा। हल्दी हो गया। उसके बाद चुकंदर देख लो, चुकंदर देख लो, चुकंदर सलजम जिसको, ये चुकंदर जो कि रेड कलर का होता है ना, ठीक है। चुकंदर, चुकंदर अगर अम्ले में डालेंगे ना, अम्ले वाला कागज चुकंदर में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल बैगनी कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल और बैगनी कलर का हो जाएगा। लेकिन क्षार के संपर्क में आते ही चुकंदर का जो विलयन होगा वो पीला कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पीला कलर का। पीला हो जाना आप पकड़ सकते हो, पीला हो गया मतलब वो क्षार का विलयन था, और अगर लाल बैगनी हो गया तो अम्ले का विलयन था, ठीक है, अम्लीय था। उसी प्रकार से आप चौथा पॉइंट देख लो, लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी के पानी में अगर अम्लीय कागज, अम्ल में डूबा हुआ कोई कागज हो, पत्र हो, उसको लाल पत्ता गोभी के पानी में डालते हैं तो उसका जो कलर होगा कैसा हो जाएगा, उसका लाल बैगनी उसका कलर हो जाएगा। लाल बैगनी कलर होना क्या पहचान है, अम्ल की पहचान है। और अगर ये पत्ता गोभी का जो विलयन पानी है और अगर हरे रंग का हो गया तो समझिए वो क्षार का पहचान है, ठीक है। तो कलर चेंज करके हम अम्ल होना, क्षार होना का पता लगा सकते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। ओके, इसी प्रकार से आपका जो है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज भी एक सूचक होता है। मेथिल ऑरेंज भी क्या होता है, आपका सूचक होता है। मेथिल ऑरेंज क्या होगा, अगर आपका विलयन लाल रंग दिखाया मतलब वो अम्ल की पहचान है, और पीला दिखाया तो किसका पहचान है, आपका क्षार का पहचान है, ठीक है। लाल होना अम्ल की पहचान है, पीला होना क्षार की पहचान है। ओके, एक आपका छठा पॉइंट है जो कि फिनॉल्थिन है, थिलीन है। अम्ल के संपर्क में आते ही ये कैसा हो जाता है, आपका रंगहीन हो जाता है। अम्ल के संपर्क में आते ही कलर कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। रंगहीन होना मतलब अम्लीय है। और गुलाबी कलर देना, गुलाबी कलर देना क्या है, आपका क्षार का पहचान है। गुलाबी कलर देना किसके पहचान है, क्षार का पहचान है, ठीक है। तो फिनॉल्थिन जो होता है अम्ल के संपर्क में आकर कैसा होता है, रंगहीन हो जाएगा, मतलब वो अम्ल के अम्ल है वो। और गुलाबी हो जाना किसी पहचान है, आपका क्षार की पहचान है। ये जो आपके 6 एग्जाम्पल है सारे के सारे क्या होते हैं, सूचक होते हैं, क्योंकि ये अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं। ओके, समझ आ रही होगी। चुकंदर का पानी, हल्दी का पानी, हल्दी के पानी में अगर कोई आपका अम्लीय पदार्थ को डालते हैं उसका कलर कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। और अगर क्षारीय पदार्थ डालते हैं तो हल्दी का पानी कैसा हो जाएगा, लाल से भूरा हो जाएगा। चुकंदर के पानी में अगर हम कोई अम्ल डालते हैं तो पानी कैसा हो जाएगा, लाल से बैगनी कलर का हो जाएगा। अगर हम क्षार डालते हैं तो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। कलर अगर पीला हो गया तो आपको पता लगनी चाहिए कि जो आप डाले हैं वो क्षार डाले, तभी तो पीला हो गया। मेथिल ऑरेंज जो होता है, मेथिल ऑरेंज में अगर आप अम्ल डाल देते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए भाई ये तो अम्ल ही ऐसा लाल लाल कर सकता है, यानी कि वो विलयन अम्ल है, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए कोई बीकर में, कोई बीकर है आपका, ठीक है, आपका कोई बीकर है, कोई बीकर में आपका ये आपका रखे हो फिनॉल्थिन रखे हो, क्या रखे हो, आपका फिनॉल्थिन रखे हो कोई बीकर में, और पारापारी डाल रहे हो, कोई पारापारी कुछ डाल रहे हो, यानी कि ये पहली बार जो डाले पता नहीं क्या डाले, अगर इसका कलर रंगहीन हो जा रहा है तो आप समझ जाओगे कि ये तो अम्ल था भाई, ये तो क्या था, अम्ल था, तभी तो फिनॉक्सिल को रंगहीन कर दिया। और अगर आप कुछ डाल रहे हो, पता नहीं डाल क्या रहे हो, अगर इसका कलर गुलाबी हो गया, कैसा हो गया भाई, गुलाबी हो गया, तो मतलब आपने क्या डाल रहा है, क्षार डाल रखा है। तो ये आपके ऐसे कलर चेंज करके सूचक मतलब कि अम्लीयता क्षार की पहचान कर सकते हैं, उसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग, सूचक कहते हैं। तो क्लियर हो गया आज का टॉपिक। आज का लेक्चर में इतना ही था। आपने 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक को आज लेक्चर 3 में देखा। लेक्चर 2 में सॉरी लेक्चर 3 में हम लेकर आएंगे पीएच के बारे में, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच में अम्ल का रेंज कितना होता है, क्षार का रेंज कितना होता है, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक बाय करते रहिए, टेक केयर, बाय।